आज हम लोग शुरू करेंगे, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्या, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। क्या शुरू करेंगे आज हम लोग, एम लक्ष्मीकांत शुरू करेंगे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या फिर हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पीछे उसका क्या बैकग्राउंड है, मीन्स क्या वो चीज़ें किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो कहाँ से आया, सबसे पहले ब्रिटिशर्स कहाँ से आया, फिर ब्रिटिशर्स ने अपना अपना क्या क्या ऐसा काम किया जो कि धीरे धीरे वो रेगुलेट होना शुरू हुआ। टोटल हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या देखेंगे, इस चैप्टर में मेनली हम लोग दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। क्या क्या फोकस करेंगे, सबसे पहला फोकस करेंगे द कंपनी रूल। किस पे फोकस करेंगे, द कंपनी रूल। और दूसरा क्या फोकस करेंगे, दूसरे हम लोग फोकस करेंगे द क्राउन रूल। ठीक है, हम लोग कंपनी रूल के ऊपर क्या डिपेंड करता है, हम लोग कंपनी रूल पे क्या देखेंगे, कंपनी रूल पे देखेंगे हम लोग कंपनी रूल में ये देखना है कि जब हमारे पास ब्रिटिशर्स आए, पहला क्या है, पहला आपका हम चलेंगे अगर कंपनी रूल पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या मेनली एक्ट है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया और उस एक्ट के थ्रू क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंपनी रूल में क्या क्या चीज़ें थी, द कंपनी रूल। और ये रूल कब से कब तक आई थी, कंपनी रूल आई थी आपका 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, ये कंपनी रूल कब से कब तक आई थी, 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, ये आई थी कंपनी रूल आपका। उसके बाद कंपनी रूल में क्या क्या आया, कंपनी रूल में आया सबसे पहले आया आपका कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, दूसरा आया आपका क्या, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तीसरा आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या आया आपके पास, फोर्थ नंबर में आया एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। पाँचवा में क्या आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके बाद 20 साल बाद आया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1903 के बाद अगर 20 साल हम जोड़ें तो क्या होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर मीन्स कहने का मतलब यही है कि जब भी चार्टर एक्ट आया तो वो क्या हो, हर एक 20 साल के अंतराल पे आया। मीन्स एक 20 साल में आया, फिर नेक्स्ट 20 साल में आया, फिर उसके नेक्स्ट 20 साल में आया। ठीक है, तो एक आया 1793 में और एक आया फिर एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद फिर 20 साल बाद क्या आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 1833 के बाद क्या आएगा, फिर कब आएगा, 1833 आ गया। 1833 के बाद क्या आएगा, 20 साल अगर इसमें हम जोड़ें तो क्या आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये हो गया आपका कंपनी रूल। ठीक है, इसमें बात कर लिया हमने मेनली क्या, कंपनी रूल के बारे में बात कर लिया।
नेक्स्ट हम लोग किस रूल पे आएंगे? क्राउन रूल पे आएंगे। दूसरा नंबर किस पे आएंगे हम लोग? दूसरा नंबर आएंगे हम लोग क्राउन रूल पे। ठीक है, क्राउन रूल कब से कब तक आया? क्राउन रूल आपका आया 1858 से लेकर के 1947 तक। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक क्या था? तब तक क्राउन रूल था। अब क्राउन रूल में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई? क्राउन रूल में बदलाव हुई आपका सबसे फर्स्ट नंबर में अगर हम देखें तो क्या आया सबसे पहले? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। क्या आया सबसे पहले? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। फिर दूसरा क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये सारा चीज़ एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि उसका एक समरी टाइप का बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में रिवाइज करने में चीज़ें आसान हो जाए। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861। फिर तीसरा क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या आया हमारे पास? फोर्थ नंबर हमारे पास आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। फिर आया हमारे पास साइमन कमीशन। ये मेन एक्ट है हमारे पास जो आया, ये हमारे पास ये मेन सारी चीज़ें हैं। साइमन कमीशन कब आया? ये 1927 में आया। उसके बाद हमारे पास क्या आया? उसके बाद हमारे पास आया कम्युनल अवार्ड। क्या आया? कम्युनल अवार्ड। ये कब आया? ये है आपके पास 1932 में। फिर क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर 8 नंबर में क्या आया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिस टाइम हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मीन्स हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपनी रूल में लगभग कितने एक्ट आए थे? लगभग हमारे पास 7 एक्ट आए थे, 8 एक्ट आए थे, सॉरी। क्या क्या आए थे? कंपनी रूल में क्या क्या एक्ट आए थे? रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये हो गया हमारा क्या? कंपनी रूल। उसके बाद हम किस पे आते हैं? उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा? उसके बाद पढ़ना है हमें क्राउन रूल। क्राउन रूल में क्या क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पहला, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, फिर साइमन कमीशन, फिर कम्युनल अवार्ड, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये सारी एक्ट हमारे पास कब आए थे? ये हमारे पास आए थे क्राउन रूल में, ठीक है। अब हम एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरी में हमारे पास है द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608। देखिए हमारे पास ब्रिटिशर्स जो आए थे कब आए थे? वो 1608 में आए थे। अब देखिए इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है? इसके पीछे का हिस्ट्री ये है कि ये जब इंडिया आए थे, सॉरी एक मिनट, थोड़ा ये एक बारी
बात क्या हुई, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं, ये जब भारत आए थे, कौन सा मीन्स ब्रिटिशर्स जब आए थे, वो कब आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे हमारे पास, ब्रिटिशर्स आए थे 1608 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या है? उससे पहले की कहानी ये है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी नाम करके थी, क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 में, ऑलमोस्ट लगभग 1600 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने एक ट्रेडिंग राइट लिया था। एक ट्रेडिंग राइट, ईस्ट इंडिया एक कंपनी है, ये क्या है? ये एक कंपनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्रेडिंग राइट्स लिया, ट्रेडिंग राइट्स लिया। किससे लिया ट्रेडिंग राइट्स? ट्रेडिंग राइट्स लिया इन्होंने किसके थ्रू? ट्रेडिंग राइट्स लिया इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से। किससे लिया? क्वीन एलिजाबेथ वन से ट्रेडिंग राइट्स लिया इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन से। कब लिया था इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स? इन्होंने 1600 ईस्वी में क्या किया था, एक ट्रेडिंग राइट लिया था, इससे क्वीन एलिजाबेथ वन से, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया के साथ जाकर के क्या करें, बस ट्रेड करें। इनके पास पहले ये कोई अधिकार नहीं था कि ये इंडिया पे आकर के गवर्न करेंगे या इंडिया पे आकर के ये राज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले मेनली किस लिए आए थे? ये मेनली आए थे ट्रेड करने के लिए भारत, ठीक है। ये बिजनेस करने के लिए आए हुए थे भारत, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया आए हुए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी में क्या है। थ्योरी में ये है कि द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स। ट्रेडर के रूप में आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए वो एक ट्रेडर्स के रूप में, विच हैड एन एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन। ये जब इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, एक चार्टर को ग्रांट करवाया, क्योंकि उस टाइम में क्वीन एलिजाबेथ वन ब्रिटेन की राजकुमारी थी। वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने एक चार्टर ग्रांट करवाया 1600 में। किस ईस्वी में ग्रांट करवाया? 1600 में क्या किया, उन्होंने ग्रांट करवाया एक चार्टर, जिसमें क्या दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर के इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग राइट्स दिया जाता है, ठीक है। इन 1765 द कंपनी वी स्टिल had the purely trading function obtained the दीवानी राइट्स फ्रॉम रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब देखिए, अब इस लाइन के पीछे का क्या कहानी है? इस लाइन का पीछे का कहानी है कि हमारे पास क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ। अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये बात कर रहे हैं हम लोग 1765 की। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 1765 की बात कर रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इस बैटल में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, किसके किसके साथ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस यहाँ के सिराज उद दौला के साथ। किसके साथ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस सिराज उद दौला के साथ क्या हुआ, यहाँ पर बैटल हुआ, ठीक है। और इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, इस बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज उद दौला को क्या कर दिया, बीट कर दिया, मीन्स डिफीट कर दिया। सिराज उद दौला को क्या कर दिया, मेनली हरा दिया। सिराज उद दौला अब जब यहाँ हार गया तो क्या हुआ, इसके अब देखिए, अब इसके पीछे भी क्या है, सिराज उद दौला तो चलिए हारा, लेकिन क्यों हारा सिराज उद दौला? सिराज उद दौला इसलिए हारा क्योंकि इसका सिराज उद दौला का जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ का क्या नाम है? कमांडर इन चीफ का नाम है मीर जाफर। सिराज उद दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, ये क्या हुआ था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल करके क्या किया, इसने सिराज उद दौला को हरा दिया। अब वहाँ पर क्या हो गया, ये और सिराज उद दौला कौन था? सिराज उद दौला था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल। सिराज उद दौला कौन था? सॉरी, गवर्नर नहीं, नवाब ऑफ बंगाल। कौन था? नवाब ऑफ बंगाल।
सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल का नवाब थे। अब जब इन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल करके, तो क्या हुआ, मीर जाफर वहाँ के बन गए न्यू नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर बन गए न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब जब ये बंगाल के नवाब बन गए, अब क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया, इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करना शुरू किया। टैक्स इम्पोज करना शुरू किया, और जब ये टैक्स इम्पोज करना शुरू किया तो मीर जाफर क्या हुए, इन जगहों पे ये फेल हो गए। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं दे पा रहे थे। जितना ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांड कर रहे थे, उस डिमांड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं मिल पा रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को हटा करके किसको ला दिया, मीर जाफर को हटा करके ला दिया आपका, मीर जाफर को हटा करके ला दिया आपका मीर कासिम को। किसको ला दिया, मीर कासिम को। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को ला दिया। अब जब मीर कासिम आ गए तो मीर कासिम क्या हुआ, मीर कासिम ये एक तरह के एम्बिशियस आदमी थे। मीन्स इसका कुछ एम था, ये ऐसा नहीं था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे थे, ये अपने अनुसार कुछ चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जब अपने अनुसार कुछ चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, ये मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बातों पे नहीं रहने लग गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बातों पे नहीं रहने लग गया, तो 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से मीर कासिम को हटा दिया, और मीर कासिम को हटा करके क्या कर दिया, फिर से मीर जाफर को ला दिया। मीर कासिम को हटा करके किसको ला दिया, मीर जाफर को ला दिया। क्यों ला दिया मीर जाफर को, इसलिए मीर जाफर को ला दिया क्योंकि मीर जाफर क्या थे, मीर जाफर एक तरीके से क्या कर रहे थे, मीर जाफर मीन्स इसके पपेट की तरह काम कर रहे थे। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर रहे थे, वो पपेट की तरह काम कर रहे थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा था वही काम कर रहे थे। ठीक है, अब ये मीर जाफर जब आ गया, फिर से मीर जाफर आ गया, तो अब ये मीर कासिम कहाँ चला गया, मीर कासिम चला गया आपका दूसरे के पास हेल्प मांगने। किसके साथ हेल्प मांगने चला गया, ये चला गया शाह आलम टू के पास। शाह आलम टू के पास हेल्प मांगने चला गया कि भाई क्या हुआ कि हमें नवाब बंगाल से हटा दिया गया और मीर जाफर को फिर से नवाब बंगाल बना दिया गया, तो आप मेरा क्या कीजिए, आप मेरा मदद कीजिए। ठीक है, जब ये, और उसके बाद फिर शाह आलम टू तो था ही, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर दूसरा आलम आ गया, दूसरा फिर कौन आ गया, शाह आलम प्लस सिराजुद्दौला। और ये सिराजुद्दौला उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे थे नवाब ऑफ अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो ये शाह आलम प्लस सिराजुद्दौला ये दोनों मिल करके मीर कासिम के साथ मिल गए, और मीर कासिम ने फिर से क्या किया, किसके ऊपर अटैक कर दिया, इसने अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर अटैक कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, जीत गया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर जीत गया, तो वहाँ पर एक चीज़ें साइन हुई, क्या, वहाँ पर साइन हुई आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या साइन हुआ वहाँ पर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स। ठीक है, तो दीवानी राइट्स कहाँ से मिला आपका, यहाँ से मिला आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से मिला। ठीक है, अब जब ये दीवानी राइट्स मिल गया, अब ये दीवानी राइट्स में क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पावर आ गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर क्या कर रहा था, उसका फंक्शन को देखना शुरू कर दिया। मीन्स रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, कहाँ से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। ये तीन जगह से क्या करने लग गया, रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया और उसका ट्रेडिंग फंक्शन भी लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद दिस स्टार्टेड इस करियर ये टेरिटोरियल पावर। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर किस तरह से शुरू हुआ, एक टेरिटोरियल पावर की तरफ शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्या करने लग गया, एक राज करने लग गया हमारे ऊपर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 1765 में उसको क्या मिला, 1765 में उसको मिला दीवानी राइट्स। किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू क्या हो गया, दीवानी राइट्स मिलने का कारण मतलब है कि बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से वो क्या कर सकते थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे और सिविल जस्टिस कर सकते थे। यहाँ से क्या मिल गया उसको,
यहाँ से मिल गया टेरिटरी पावर, कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक पावर हो गया, आप एक टेरिटरी को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। इन 1858 1858 में क्या हुआ, ये जो विद्रोह हुआ किसका, सिपाही विद्रोह, जैसे हम लोग को याद है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857, मीन्स 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में क्या हुआ, जब ये विद्रोह हुआ सिपाही का, मीन्स सिपाही का जो विद्रोह हुआ, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जैसे ही वो विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने क्या ले लिया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नेंस का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। मीन्स अब जो गवर्नेंस होगा इंडिया के ऊपर वो कौन गवर्न करेगा, ब्रिटिश क्राउन गवर्न करेगा, ठीक है। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। मीन्स ये रूल, जो भी ब्रिटिश का रूल था या फिर जो भी ब्रिटिश क्राउन का रूल था, वो कब तक चला, वो जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक। कब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। उस टाइम में जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक क्या हुआ, तब तक ये रूल चलता रहा। तो जब ये रूल चला, अब देखिए, अब आज़ादी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, पहले हमारे पास कोई संविधान नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं था, हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, हम चल रहे थे ब्रिटिश इंडिया के अकॉर्डिंग या फिर ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग। अब जब ये चीज़ें होने लगी तो अब क्या चाहिए, अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अब हमारे पास क्या चाहिए, एक प्रॉपर संविधान चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हमें क्या करना है वो, जिससे हमें क्या होगा कि हम अपने देश को चला सकते हैं। संविधान का क्या मतलब है, संविधान का मतलब है कि एक ऐसा नियम जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हर एक को लागू कर सकते हैं, जिसमें हम चीज़ें लागू कर सकते हैं किसके ऊपर, अपने सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर, ताकि उसी के अनुसार, उसी कानून के अनुसार हमारा देश चले। तो इंडिपेंडेंस को, अब इंडिपेंडेंस होने के बाद, मीन्स आज़ाद होने के बाद हमें क्या चाहिए, आज़ाद होने पे विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी संविधान की। अब संविधान के लिए क्या चाहिए, संविधान के लिए हमें एक चाहिए असेंबली, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल दिए, ठीक है। वाज फॉर्म फॉर दिस पर्पस इन 1946। 1946 में क्या बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ठीक है। किस पर्पस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पर्पस के लिए। ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। मीन्स और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान एक, मीन्स कहते हैं कि रनिंग पावर में आया, मीन्स एक लागू करने के पावर में आया, ठीक है। हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, क्योंकि देखिए हमारा मेनली संविधान क्या है, वो ब्रिटिश क्राउन से या ब्रिटिश इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स कब आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे ऑलमोस्ट 1600 में। कब आए थे, 1600 में आए थे, और हमें आज़ादी कब मिली, 1947 में। तो ऑलमोस्ट टोटल इतना साल का जो भी चीज़ें हैं, टोटल इतना साल जो भी राज किया जिन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें किसके इन्फ्लुएंस से होगा, जिसने राज किया उसी के इन्फ्लुएंस से होगा, ठीक है। तो हमारा मेनली रूट्स और पॉलिटी, संविधान में जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी है या उसके जो भी रूट्स हैं, वो कहाँ से, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, वो आपके ब्रिटिश रूल से इन्फ्लुएंस्ड है। देयर वर सर्टेन इवेंट्स in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India। इस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके द्वारा फंक्शन होता था, वो किसके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा फंक्शन होता था। कुछ बहुत सारे इवेंट है ऐसे, या फिर ये बहुत सारे ऐसे लीगल फ्रेमवर्क है जो किसके अकॉर्डिंग लेड डाउन हुआ, वो हुआ आपका ब्रिटिश इंडिया के अकॉर्डिंग। These events have greatly influenced our constitution and polity। और ये इवेंट्स हमारे क्या हुए, ये इवेंट्स हमारे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुए किसके द्वारा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मीन्स हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटी के अनुसार ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड हुए। दे आर एक्सप्लेन्ड हियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर 2 मेजर हेडिंग्स। 2 मेजर हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कंपनी रूल में क्या पढ़ेंगे और क्राउन रूल। अब देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए। 1773 से लेकर के 1858 तक, 1773 से लेकर के 1858 तक कौन राज कर रहा था यहाँ पर,
ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी को क्या बोल दिए? ये कंपनी रूल। और फिर 1858 जब से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद से इसका भार किसने ले लिया? पहले कंपनी चला रहा था, क्राउन रूल ब्रिटेन में बैठ करके काम कर रहे थे, वो डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये रिवॉल्ट हुआ 1857 के बाद, उस रिवॉल्ट में क्या हुआ? उस रिवॉल्ट के बाद कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेकर के कौन ले लिया? क्राउन ने ले लिया। मीन्स वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ले लिया, ब्रिटेन के राजा ने इसको ले लिया। उसके बाद उन्होंने राज किया 1858 से लेकर के 1947 तक, लगभग आई थिंक 90 साल के आसपास किसने राज किया? क्राउन रूल ने। मीन्स पहले कंपनी क्या कर रही थी? पहले कंपनी चला रही थी हमें, उसके बाद किसने चलाया? उसके बाद हमें किसने चलाया? क्राउन ने चलाया। ठीक है, अब कंपनी में देखिए, कंपनी में सबसे पहले कंपनी रूल ने क्या हुआ? कंपनी रूल ने सबसे पहले एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है? क्योंकि जो भी ब्रिटेन में बैठ के काम कर रहे थे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो क्या करना चाह रहे थे कि पहले तो कंपनी को चलिए, कंपनी को ट्रेडिंग राइट दे दिया कि हाँ आपको क्या करना है, आपको मेनली ट्रेड करना है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचने लग गए कि अब चलो कंपनी वहाँ एस्टेब्लिश्ड हो गया, अब धीरे धीरे कंपनी क्या कर रहा है? चीज़ों को अपने आप बढ़ा रहा है, अपना कंपनियाँ खोल रहा है, अपने सिपाही ले जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि अब उसके ऊपर हमें कंट्रोल लेना पड़ेगा। मीन्स अब कंपनी के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो, वो हमें सही तरीके से चीज़ों को एडवाइस कर सके या सही तरीके से चीज़ों को हमारे पास रिपोर्ट कर सके। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए हुआ ये कि 1773 में क्या हुआ? एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? हम कंपनी के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे? हम कंपनी के ऊपर रेगुलेट करेंगे। दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज। इस एक्ट का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। जैसे में पहला क्या है? इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए, ये पहला एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया था किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ताकि क्या कर सके? वो कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। इंडिया में जो भी अफेयर्स हो रहे थे, उस अफेयर्स को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन? क्राउन। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर सके? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, अब ये इस जगह दो चीज़ों का कन्फ्यूजन है। क्या क्या कन्फ्यूजन है? पहला कन्फ्यूजन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है कि वो एक तरह का कंपनी है, मीन्स एक तरह का ग्रुप है, या एक तरह का ऐसे ग्रुप है जो कि इंडिया में किस लिए आया था? इंडिया में सिर्फ वो ट्रेड करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, इसलिए वो एक कंपनी है, वो कोई रूल करने हमारे पास नहीं आया था। ठीक है, तो और हम क्या बात कर रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो पार्लियामेंट कहाँ बैठी हुई है? जो पार्लियामेंट ब्रिटेन में बैठी हुई है। ठीक है, वो पार्लियामेंट ने क्या किया? पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया। कब? 1773 में। इसमें पहला कारण क्या था? पहली ऐसी बातें हुई कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मीन्स ये पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में लाया इसको। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। ये पहला टाइम में हुआ कि क्या हुआ कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कौन रेगुलेट करेगा? वो रेगुलेट करेगा आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कौन रेगुलेट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। एंड तीसरा क्या हुआ? इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मीन्स इसी ने, यही रूल ने क्या हुआ? एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एक बेस बनाया। मीन्स एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का बेस बनाया, वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ। अब इस एक्ट का फीचर्स क्या था? इस एक्ट का फीचर्स ये था, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। मीन्स जो भी गवर्नर ऑफ बंगाल उसको क्या बना दिया गया? उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो भी बंगाल के गवर्नर थे उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने
एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जो कि क्या करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगा। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का कौन, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा फीचर्स क्या था इस एक्ट का, इट मेड द गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मीन्स पहले क्या क्या था, गवर्नर ऑफ बम्बई अलग था, गवर्नर ऑफ मद्रास अलग था और गवर्नर ऑफ बंगाल अलग था। अब क्या हुआ, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया तो जो भी प्रेसिडेंसीज थे, मीन्स अलग अलग जो भी चीज़ें थी, जैसे गवर्नर ऑफ बम्बई और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। मीन्स उससे जूनियर बना दिया गया, एक ही रैंक पे नहीं रखा गया, उससे क्या किया गया, उससे जूनियर बना दिया गया। ठीक है। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। पहले क्या था, पहले ये तीनों प्रेसिडेंसीज क्या थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। मीन्स एक दूसरे से क्या थे, आज़ाद थे, वो किसी के ऊपर काम नहीं करते कि कोई इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। ठीक है। तीसरा क्या है इस फीचर्स का, इस एक्ट का फीचर्स क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कब इस्टेब्लिश हुआ, 1774 को। और किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। किस एक्ट के थ्रू हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अनुसार ये शुरू हुआ। कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज। इसमें क्या क्या था, ये जो सबसे पहला इस्टेब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में, इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, 1 चीफ जस्टिस, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इसका तीसरा फीचर्स। ठीक है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1764। अब चौथा क्या है इसका फीचर्स, चौथा इसका फीचर्स ये है कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंस ऑफ ब्राइब फ्रॉम द नेटिव। देखिए अब चौथा फीचर्स क्या था इस एक्ट का। चौथा फीचर्स ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी कंपनी में सर्वेंट है, जो भी कंपनी में काम कर रहा है, वो क्या होगा, वो कोई दूसरे जगह पे इंगेज नहीं होगा, वो दूसरे जगह पे इंगेज नहीं होगा। जैसे प्राइवेट ट्रेड में हो गया, या कोई भी किसी भी तरह का घूस या किसी भी तरह का गिफ्ट क्या कर सकते हैं, कहीं दूसरे जगह से या कोई भी नेटिव प्लेस से नहीं ले सकते। ये उस एक्ट में बोला गया, ये उस एक्ट में लिखा गया। ठीक है, ये उस एक्ट में लिखा गया। पाँचवा नंबर क्या हुआ, पाँचवा क्या है इसका, पाँचवा है इट स्ट्रेटन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। कंपनी का जो कंट्रोल है, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, उसको मजबूत बनाया। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी को और अपना पकड़ को मजबूत बनाया बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या रिक्वायर करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि क्या करेगा, कंपनी को गवर्न करेगा, जो कि क्या करेगा, गवर्निंग ऑफ कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया किसको गवर्न करने के लिए, कंपनी को गवर्न करने के लिए। किसके ऊपर रिपोर्ट करने के लिए, जैसे रेवेन्यू का मामला हो गया, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, कंपनी ये रिपोर्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। जैसे सिविल मैटर के ऊपर किसको रिपोर्ट करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर कैसे रिपोर्ट करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका पहला एक्ट। कौन सा पहला एक्ट था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें मेन 5 फीचर्स हो गए। ठीक है, वो 5 फीचर्स हमें लगभग चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद सेकेंड में आ गए हम लोग, सेकेंड में आ गए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या था, इन ए बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। मीन्स जो भी डिफेक्ट था किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसको क्या किया गया, उसको रेक्टिफाई किया गया। जो भी डिफेक्ट था किसमें, 1773 में, एक्ट ऑफ 1773 में, उसको रेक्टिफाई किया गया, उसको पहचाना गया और उसको क्या किया गया,
सुधार किया गया किस एक्ट में, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, उसको क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। ठीक है। अब इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, इस एक्ट के फीचर्स थे, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो, जैसे में इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन अदर ऑफिशियल कैपेसिटी। देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी गवर्नर जनरल के काउंसिल हैं उसको सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से हटा दिया गया। मीन्स उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जुरिडिक्शन नहीं दे सकता जब तक गवर्नर जनरल के ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी चीज़ें हैं गवर्नर जनरल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहला काम ये किया गया। सिमिलरली इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। मीन्स कोई भी ऑफिशियल एक्शंस, अगर कंपनी का जो भी सर्वेंट है अगर वो कोई ऑफिशियल एक्शंस कर रहा है उसके ऊपर क्या कर सकता है, उसके ऊपर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जुडिक्शंस नहीं कर सकता, कोई भी फैसला नहीं दे सकता। मीन्स अगर कोई सर्वेंट जो कंपनी में काम करता है मेनली, और अगर कंपनी के ऑफिसर्स एक्शन में काम कर रहा है तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकता। ये हो गया पहला। दूसरा क्या किया गया, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स क्या एक्सक्लूड किया गया, रेवेन्यू मैटर्स, कि जो भी चीज़ें कलेक्ट हो रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, वो उसके सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर कर दिया गया। रेवेन्यू मैटर बाहर कर दिया गया, या किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर कर दिया गया। ठीक है। तीसरी क्या है, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। अब देखिए, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया। क्या पावर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को पावर ये दिया गया क्या, आपकी जुडिक्शन में क्या आता है कि जो भी कलकत्ता का इनहेबिटेंट्स है, जो भी कलकत्ता के निवासी हैं, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, फैसला ले सकते हो। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, दैट इज द हिंदू वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वेयर ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। इस क्या बोला गया कि कोर्ट को ये एडमिनिस्टर करना है कि आप पर्सनल लॉ डिफेंडेंट के लिए, जैसे हिंदू को कौन ट्राई करेगा, हिंदू लॉ ही ट्राई करेगा, और मुस्लिम को कौन ट्राई करेगा, अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। ठीक है, ये लाया गया आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी अपील्स आएगा प्रोविजनल कोर्ट से, वो कहाँ लिया जाएगा, वो लिया जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। वो कहाँ लिया जाएगा, वो लिया जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, अपील्स को भी क्या कर दिया गया, अपील्स को भी हटा दिया गया। उसके बाद इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल। मीन्स क्या बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, वही क्या करेगा, वही रूल एंड रेगुलेशन को फ्रेम करेगा। किसके लिए, प्रोविजनल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए। मीन्स सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकता। मीन्स अपील, जो भी अपील है काउंसिल से, जो भी अपील है कहाँ से, अपील फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट, प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट से, वो कौन लेगा, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें क्या कहता है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट का क्या फीचर है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलो। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेनली पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर मेनली क्या हुआ कि कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन, इन दोनों को अलग अलग किया गया कि हाँ पॉलिटिकल फंक्शन क्या है और कॉमर्शियल फंक्शन क्या है कंपनी का। इस पहले ये दोनों सब एक ही साथ काम कर रहे थे, पॉलिटिकली भी
और कॉमर्शियली भी, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, इसमें इसको क्या क्या अलग अलग किया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या मैनेज करना है, कॉमर्शियल अफेयर्स मैनेज करना है, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वहाँ पर क्या हो गया, एक नई बॉडी बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि किसको मैनेज करेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। मीन्स पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या दो बॉडी बन गए, क्या क्या बन गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वो क्या मैनेज करेगा, वो मैनेज करेगा कॉमर्शियल अफेयर्स को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स। मीन्स ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज़ें डिस्टिंग्विश हो गया था, क्या क्या, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और पॉलिटिकल फंक्शन कौन मैनेज करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, CD, ठीक है। दस इट इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पर क्या सिस्टम हो गया, यहाँ पर डबल गवर्नमेंट का सिस्टम होना शुरू हो गया, ठीक है। इट इम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि किसको कंट्रोल कर रहा था, पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा था। इट इम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश एपोजिशन इन इंडिया। देखिए अब क्या बात हुआ, इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, किसको सुपरवाइज करना शुरू किया, ये पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहा था मेनली, इन्होंने क्या किसको सुपरवाइज करना शुरू किया, ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। जो भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट था, जो भी रेवेन्यू था, उसको क्या, इसको ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, जो भी ब्रिटिश के द्वारा रेवेन्यू था, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट था, उसको मैनेज करना, सुपरवाइज करना शुरू किया। दस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स। इसलिए ये एक्ट 2 रीजन के लिए सिग्निफिकेंट हुआ, क्या क्या, द फर्स्ट, द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मीन्स जो भी कंपनी टेरिटरी था भारत में, उसको पहली बार क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया। और दूसरा क्या हुआ, क्यों ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, क्या क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक क्या मैनेज कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज कर रहा था, कॉमर्शियल चीज़ें मैनेज कर रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज कर रहा था पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हुआ, दूसरा चीज़, पहली बात है तो हमने बात कर लिया कि किसके ऊपर डिपेंड हुआ, पहली बात है हमने बात कर लिया कि ब्रिटिश पोजेशंस कहलाने लग गया, ठीक है। दूसरा बात क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दे दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए अब यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था या ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसको कंट्रोल दे दिया गया कंपनी का, कंपनी अफेयर्स का उसको कंट्रोल दे दिया गया, एडमिनिस्टर करना और कंपनी को कंट्रोल करना, ये किसका काम हो गया, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट में क्या था, इन 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कौन अपॉइंट किया गया, किसने अपॉइंट किया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही प्लेस्ड 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। उस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने 2 डिमांड रखा, क्या क्या डिमांड रखा, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या कर सके, ये इसका इनके जो काउंसिल है उस काउंसिल के डिसीजन को क्या कर सके, ओवरराइड कर सके। दूसरा क्या मांगा इन्होंने, पहला तो ये मांग लिया, दूसरा क्या मांगा, ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। दूसरा क्या होगा, दूसरा इन्होंने क्या मांगा कि ये क्या होंगे, ये कमांडर इन चीफ होंगे, किसके कमांडर इन चीफ। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड टू मेक बोथ द सुपरविजन। और एक्ट ऑफ 1786 बनाया गया ताकि ये दोनों प्रोविज़न रखा जाए इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1790। आज हम लोग ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कल हम लोग पहले एक बार रिवाइज करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या करना है हमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्राउन रूल के ऊपर, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।
गुड बाय, जय हिंद जय भारत।